नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे कि रासुका के तहत कार्यवाही कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर ए एनएसी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हम जो कार्यवाही निरोधात्मक कार्यवाही करते हैं वो किस प्रकार से करें, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हम दो प्रकार की आपराधिक कार्यवाही करते हैं। एक तो दंडात्मक कार्यवाही है, जो किसी अपराध के घटित होने के बाद अपराधी को यानी अभियुक्त को दंडित करने के लिए जो कार्यवाही की जाती है वो दंडात्मक कार्यवाही। निरोधात्मक कार्यवाही क्या है? निरोधात्मक कार्यवाही वो कार्यवाही है जो आगे अपराध होने से रोकती है। तो ये जो रासुका की कार्यवाही है ये निरोधात्मक कार्यवाही है, ये दंडात्मक कार्यवाही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये निरोधात्मक कार्यवाही दंडात्मक कार्यवाही पर आधारित हो सकती है। इसमें क्या आधार हैं? हम किन आधारों पर किसी व्यक्ति को रासुका में निरुद्ध कर सकते हैं? इसके 3 आधार अधिनियम में बताए गए हैं। पहला है कि किसी व्यक्ति के कृत्य द्वारा लोक व्यवस्था भंग हो गई हो या भंग होने की अत्यंत संभावना हो। लोक व्यवस्था क्या है कि जब किसी कार्य से आदमी का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, उसके सामान्य जनजीवन में बाधा पैदा हो जाए, उसे हम कहते हैं कि लोक व्यवस्था का भंग हो। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति के कार्य से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बंद हो जाए तो इस आधार पर हम उस व्यक्ति को रासुका के तहत निरुद्ध कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति के कृत्य से राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर कोई प्रहार होता है या किसी विदेशी व्यक्ति के भारत में आ जाने से और उसके वहाँ रहने से वहाँ कोई अव्यवस्था फैलने वाली हो, ऐसा जो राष्ट्र पर प्रभावकारी हो, हम उसे भी रासुका में निरुद्ध कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहला नंबर है लोक व्यवस्था भंग होने के आधार पर। लोक व्यवस्था, मान लीजिए किसी मार्केट में, खुले मार्केट में दिन के समय एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, जिससे वहाँ लोग भयभीत हो गए, दुकानें बंद करके भाग गए और दुकानें कई दिन तक बंद रहीं, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लोग बाज़ार में आना बंद हो गए। यानी कि लोगों का जो सामान्य जनजीवन था उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। तो ये मानिए कि उस हत्या से वो लोक व्यवस्था भंग हो गई और आगे भंग ना हो, इसलिए हम उस व्यक्ति के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमने अभी डिस्कस की कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो जाना या आवश्यक वस्तु सेवाओं का प्रदाय बंद हो जाए, ये क्या है? मान लीजिए कहीं से फर्जी नोट मार्केट में आ गए, फेक नोट, और उससे मार्केट में लोगों का असली नोटों पर भी विश्वास घट गया, जिससे कि लोगों को ख़रीदारी करने में असुविधा होने लगी या दुकानदारों को नोट लेने में दिक्कत होने लगी कि ये नोट कहीं नकली ना हो। और जब ऐसी आशंका क्रेता विक्रेता में पैदा हो जाए तो निश्चित तरीके से मार्केट का काम बंद हो जाता है और लोगों को अति आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बंद हो जाती है। हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि गांव से बहुत सारे दूध वाले शहर में दूध की सप्लाई करते हैं और एक दिन पैसों को लेकर उस दूधिया को किसी ने मारपीट कर दी। और भले ये बहुत छोटी घटना थी, लेकिन उस दूधिया ने क्या काम किया कि बहुत सारे दूधियों को इकट्ठा करके और शहर में दूध आने की सप्लाई बंद कर दी
तो इससे जो अति आवश्यक वस्तु यानी दूध था उसकी सप्लाई बंद जिस व्यक्ति के कारण हुई है उसके विरुद्ध हम रासुका की कार्यवाही कर सकते हैं। हमारे यहाँ इन 2 ही आधारों पर सामान्यतया कार्यवाही होती है। अब हम बात करेंगे कि रासुका की कार्यवाही हम कैसे प्रारंभ करें। जैसे ही किसी क्षेत्र में, किसी थाना क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घटती है जिससे कि वहाँ की या तो लोक व्यवस्था भंग हो या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो, तो उस थाने के थाना अध्यक्ष द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके अपने क्षेत्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। क्षेत्राधिकारी उस रिपोर्ट का परीक्षण करके अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक नगर या देहात को प्रेषित करते हैं। वह अधिकारी उस रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करते हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उस रिपोर्ट का अध्ययन परीक्षण करने के उपरांत वह रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट महोदय को भेजते हैं और जिला मजिस्ट्रेट उसके बाद उन्हीं आधारों पर उस व्यक्ति को रासुका में निरुद्ध कर देते हैं। कार्यवाही कैसे होगी, इसके लिए क्या साक्ष्य चाहिए, क्या अभिलेख चाहिए, किन किन लोगों के हमको बयान लेने होंगे। बयान किसी के अतिरिक्त नहीं लेने होंगे, कोई अतिरिक्त एविडेंस नहीं चाहिए। केवल उसी केस की जिस केस से लोक व्यवस्था भंग हुई है या वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई है, उसी केस का हमको इन्वेस्टिगेशन सिलसिलेवार करना है। और जो एविडेंस हमें विवेचना में प्राप्त हुए हैं उस केस के, उसी के आधार पर हम रासुका लगा सकते हैं। रासुका में केवल ये सिद्ध करना होगा, ऐसी एविडेंस हमको चाहिए जो ये सिद्ध करती हो कि उक्त अपराध से लोक व्यवस्था भंग हुई थी। उसके लिए हम क्या करेंगे, घटना से संबंधित जितने गवाह हैं उन सब की गवाही लिखेंगे। जितने लोग उस घटना के बाद लोक व्यवस्था भंग होने से प्रभावित हुए उन सब के बयान लिखेंगे। जिन व्यक्तियों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई, उनकी सेवाएं बंद हो गईं, उनके बयान लिखेंगे। और उस लोक व्यवस्था भंग होने के उपरांत जो प्रिंट मीडिया ने जो न्यूज़ छापी, जो चित्र छापे, जिससे ये प्रकट होता हो कि वास्तव में लोक व्यवस्था भंग हो गई, तो हम उन अखबारों की कटिंग भी अपने साथ उसमें लगाएंगे। जब कहीं लोक व्यवस्था भंग होती है या वस्तुओं की आपूर्ति बंद होती है तो वहाँ कुछ लोग आंदोलन भी करते हैं। तो जैसे किसी ने धरना प्रदर्शन किया हो, उसकी हमारे पास साक्ष्य होना चाहिए। किसी ने रोड जाम किया हो, किसी ने किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया हो या कोई और किसी प्रकार का कोई आंदोलन उनके द्वारा किया गया है, तो वह सब साक्ष्य हम संकलित करेंगे। जैसे अगर हम ये कहकर चलते हैं कि लोक व्यवस्था भंग हो गई थी, लोग बहुत सशंकित थे कि बच्चे स्कूल नहीं गए, तो हम स्कूल के रजिस्टर की हाजिरी का एविडेंस लेंगे कि वहाँ बच्चे नहीं आ रहे थे। हम बस अड्डे पर जाकर के ये पता करेंगे कि बसें कब तक नहीं चलीं या चली तो कितनी सवारियां बस अड्डे पर आईं और उनका कितने का संचालन हुआ। बाज़ार में हम लोगों से इस बात का साक्ष्य लेंगे कि घटना घटित होने के बाद किस किस व्यक्ति ने अपनी दुकान बंद की और कितने दिन तक उसने दुकान को बंद रखा, और जिन लोगों ने दुकान भय के रहते हुए भी खोली, उनकी दुकानों पर कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, उसका क्या कारण था। ये सारे एविडेंसेस जब हम कलेक्ट कर लेंगे, विवेचना में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे साक्ष्य तो हमारे पास होंगे ही, और जो ऐसे सब साक्ष्य जो लोक व्यवस्था भंग होने को प्रमाणित करते हों, वे सभी साक्ष्य संकलित करके हम NSA की कार्यवाही उस व्यक्ति के विरुद्ध कर सकते हैं। और जिला मजिस्ट्रेट महोदय उन सभी साक्ष्यों के आधार पर उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध हम कार्यवाही करने जा रहे हैं एक
आधार तैयार करते हैं और उन आधारों के साथ साथ उस व्यक्ति को कारागार में निरुद्ध कर दिया जाता है। वो जो आधार हैं उनके साथ एक वारंट भी लगता है जिसके आधार पर कारागार में वह व्यक्ति निरुद्ध रहता है। अब बात ये आती है कि ये जो कार्यवाही हम करेंगे ये कितनी प्रतियां बननी चाहिए। तो इसके लिए 10-12 प्रतियां बनती हैं, जिनमें एक प्रति थाना स्तर पर रहती है, एक अभियोजन कार्यालय में रहती है, एक कलेक्टर साहब के यहाँ रहती है, एक पुलिस अधीक्षक के यहाँ रहती है, एक कारागार में रहती है, एक उस व्यक्ति को प्राप्त कराई जाती है और एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाती है, एक प्रति केंद्र सरकार को भेजी जाती है, एक सलाहकार बोर्ड को भेजी जाती है। तो इतनी प्रतियां हम तैयार कराते हैं ताकि संबंधित सभी प्राधिकारियों को उनकी प्रतियां हम भेज सकें। अब मान लीजिए हमारे पास रासुका तैयार हो गया, वो मुलजिम पहले से ही जेल में है, तो हम उस पर रासुका तामील कर देंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति जेल में नहीं है, वो लोक व्यवस्था भंग करने के बाद वहाँ से फरार हो गया है और आशंका ये है कि उसके आने के बाद फिर लोक व्यवस्था भंग हो सकती है, तो हम उसकी गिरफ्तारी के लिए संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट से निवेदन करेंगे कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वे कार्यवाही करें। और ऐसा व्यक्ति जब गिरफ्तार होकर आ जाएगा तभी हम उसके बाद उसके खिलाफ NSA की तामील कर पाएंगे। अब बात आती है कि एक व्यक्ति को कितने दिन तक रखा जा सकता है। तो धारा 13 में ये व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को 3-3 महीने के हिसाब से कुल 1 वर्ष तक निरुद्ध रखा जा सकता है। इसके बाद निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। धारा 14 में ये कहा गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको वापस भी लिया जा सकता है। राज्य सरकार जो कार्यवाही करती है वो जो एडवाइजरी बोर्ड है, सलाहकार परिषद है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह पर कार्यवाही करती है। और राज्य सरकार चाहे तो उसे कन्फर्म करे, चाहे तो ना करे। और फिर हर 3 महीने पर उसकी बढ़ोतरी के लिए संबंधित थाना अध्यक्ष द्वारा पुनः रिपोर्ट दी जाती है, जिसका परीक्षण करने के उपरांत वह रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को और सलाहकार बोर्ड को भेजी जाती है। और इस प्रकार हर तीसरे महीने उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा वो निरुद्ध नहीं रहेगा। क्योंकि ये कार्यवाही निरोधात्मक कार्यवाही है, इसमें जमानत इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है और उस व्यक्ति को केवल उसमें निरुद्ध रखा जा सकता है। उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सज़ा या जुर्माना नहीं किया जा सकता। तो ये रहा NSA की कार्यवाही। जय हिंद।